ये तो अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए मैं अपने कोड एडिटर में आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक खाली फोल्डर ओपन किया हुआ है, इसके अंदर कोई फाइल या कोई फोल्डर मौजूद नहीं है। हम अपना प्रोजेक्ट फ्राम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से, ताकि जितने भी बिगिनर्स हैं या जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने एक डेमो ओपन किया हुआ जो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट किया था। यहाँ से मैं अगर HTML का कोड कॉपी करना होगा या CSS का तो हम यहाँ से कर लेंगे। और इसको मैंने ओपन किया 3001 पोर्ट के ऊपर, और अपने प्रोजेक्ट के लिए हम कोई और पोर्ट यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ से टर्मिनल ओपन कर सकते हो, या कंट्रोल और बैक टिक प्रेस करोगे तभी आपके पास टर्मिनल जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास आ रहा है बैश, गिट बैश, क्योंकि मैंने गिट बैश प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किया हुआ। वो आप किस तरह से करोगे, जस्ट आपने गूगल पे जाकर लिखना है डाउनलोड गिट बैश, और जब उसको आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। आप किसी भी फोल्डर या डायरेक्टरी में आओगे तो यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा गेट UI हियर और गेट बैश हियर। जब आपको ये दो ऑप्शन आ जाएँ, जस्ट आपने उसको इंस्टॉल करना है। जस्ट आपने लिखना है गेट डाउनलोड गेट बैश, और उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। और तब आप अपने जो ये आपका कोड एडिटर है इसको भी आप एक दफ़ा रिस्टार्ट करें तो आपके पास यहाँ पे एक आप एरो को इन क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा गेट बैश का। आप गेट बैश को सिलेक्ट कर लो। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये उसका URL बना देता है। हमें अलग से CD और उस कमांड लगा के उस प्रोजेक्ट तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर लो तब भी ठीक है, लेकिन इसमें हमें कमांड ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं, तो मैं इसलिए गेट बैश ही यूज़ करता हूँ। ये समय हमारा टाइम जो काफ़ी बचा देता है। तो आप इसको ये डाउनलोड करके यूज़ कर लो, या आप कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करना चाहो उसको भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करेंगे। तो समटाइम्स अगर आप प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करते हो तो आप डायरेक्टली इस तरह से लिख दोगे ना npm init और -y, तो आप इंटर करोगे तो आपके प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियलाइज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन उसके लिए जो आपके जो फोल्डर है उसका नाम जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि ये तमाम जो है वो फोल्डर का जो नाम है तमाम स्मॉल लेटर होने चाहिए। जिस तरह से मैंने नाम दिया इस तरह से नाम नहीं होना चाहिए। अगर इसको मैं करूँगा तो ये मेरे पास एरर देगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हाइफन यूज़ नहीं करूँगा और npm init यूज़ करके इंटर कर दूँगा। यहाँ पे मैं अपना कस्टम जो प्रोजेक्ट का नाम है वो दे दूँगा। अब यहाँ से मुझे पैकेज का नाम पूछ रहा है, अगर यहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर दूँगा तो उसको कहेगा कि इनवैलिड है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो स्पेसेस हैं वो आ रही हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा रजिस्टर लॉगिन नोड। आप कोई भी नाम रख सकते हो। इंटर किया, उसके बाद वर्जन, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, इंडेक्स इसे आप इंडेक्स दे रहने दो, टेक्स्ट कमांड, और उसके बाद गेट रिप्रेजेंटेटिव, कीवर्ड, आथर में यहाँ पे बाबर अली अपना नाम दे देता हूँ, और उसके बाद लाइसेंस कोई भी नहीं, इज़ दैट ओके, और उसके बाद यस और इंटर। तो यहाँ पे आपका package.json की एक फ़ाइल बन जाएगी जिसके अंदर आपके तमाम पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल होंगे। जो भी आप इसमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करोगे वो भी आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, और बाकी स्क्रिप्ट जितने भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 6 npm पैकेजेस जो हैं वो उनको इंस्टॉल करना है। वो कौन कौन से होंगे उसके सबसे पहले मैं कमांड लिखता हूँ, तो बाद में जब ये इंस्टॉल हो रहे होंगे तब मैं उनकी आपको थोड़ी बहुत डिटेल साथ में बता दूँगा। npm i, यहाँ पे आप चाहे i लिख दो या पूरा इंस्टॉल लिख दो, और इंस्टॉल इस तरह से INSTALL, यहाँ पे आप चाहे इस तरह से लिख दो या i लिख दो। मैं i लिखूँगा क्योंकि हमारे पास 6 जो वर्ड्स हैं, 6 नेम जो है वो मैं इकट्ठे एक ही लाइन में लिखूँगा। आप इनको अलग अलग भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं सबको एक ही दफ़ा इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेस, और उसके बाद हमारे पास MongoDB, मोंगोज। स्पेलिंग आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है, अगर स्पेलिंग किसी में मिस्टेक होगी तो वो पैकेज आपको अगेन इंस्टॉल करना पड़ेगा। बॉडी पार्सर, बॉडी और डैश पार्सर, और उसके बाद हमारे पास EJS, ये हमारे पास एक्सप्रेस, MongoDB, मोंगोज, बॉडी पार्सर, EJS, ये हमारे पास 5 हो गए। एक हमारे पास रहेगा नोडमोन, तो NOD नोड और EMON मोन, नोडमोन। तो ये आपके पास 6 पैकेजेस होंगे, एक्सप्रेस, MongoDB, मोंगोज, बॉडी पार्सर, EJS और नोडमोन, और इनको मैं एंटर करता हूँ। ये थोड़ी सी देर लेंगे बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड। और इसमें हमारे पास जो एक्सप्रेस, ये हमारे पास नोड.js का फ्रेमवर्क है। MongoDB हमारे पास डेटाबेस के साथ, MongoDB डेटाबेस को के साथ कनेक्ट करने के लिए, मोंगोज भी सेम इसी पर्पज़ के लिए, और डाटा को
जो डेटाबेस में इंस्टार्ट करने के लिए। मोंगोज़ के ऊपर मैं एक अगेन ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा जिसमें आपको मोंगोज़ की कंप्लीट मैं जो समय इंस्टॉलेशन है और कंप्लीट डिटेल वो दूंगा। बॉडी पार्सर ये हमारे पास HTML फॉर्म से या किसी भी बॉडी से डाटा को फैच करने के लिए। EJS हमारे पास व्यू इंजन और नोड1 हमारे पास लाइव सर्वर को रन करने के लिए। हम हर दफ़ा एक ही फाइल को रन करने के लिए कमांड नहीं लिखेंगे, हम इस नोड1 को यूज़ करते हुए जैसे सेव करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास पैकेजेस ज़्यादा हैं तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ी सी देर लेगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं वीडियो को थोड़ी सी ब्रेक लगा लेता हूँ। ये इसने ऑलमोस्ट 3-4 मिनट ले लिए हैं और 3-4 मिनट के अंदर इसने ये हमारे पास बॉडी पार्सर, EJS, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, मोंगोज और नोड1 तमाम को इसने इंस्टॉल कर दिया है। तो अब हमारे पास पैकेजेस जो हैं वो रेडी हो गए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक अपनी फ़ाइल बनानी है। आपने यहाँ पे एक दफ़ा देख लेना नोड मॉड्यूल्स package.log.json, package.json, ये आपके पास 3 फाइल्स बन जाएंगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी फ़ाइल बनानी है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको नाम दे दूँगा app.js। आप इसको index.js आप देना चाहो आप दे सकते हो। और उसके बाद आपने package.json में आ जाना है। मैं अब इसकी एक जो छोटी छोटी डिटेल है उसमें नहीं जाऊँगा ताकि हमारी वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो, तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक ऐसी कमांड बनानी है कि हम ऑटोमेटिकली अपनी फ़ाइल को रन कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा div और उसके बाद यहाँ पे डबल कॉलन और यहाँ पे हमने जो प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किया है ना ये वाला नोडमोन और उसके बाद हमारी फ़ाइल का नाम हमारे पास कौन सा है, पहली app.js। तो यहाँ पे लिखूँगा app.js और इसके बाद मैं लगा दूंगा कॉमा, दैट्स इट। अभी जब हम इस कमांड को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारी फाइल जो है एज अ लाइव सर्वर के तौर पे रन होने लग, जैसे हम सेव करेंगे तो हमारे पास जो सर्वर है वो रन होने लग जाएगा। इसको आपने इस तरह से लिख लेना। अब मैं इसके आपको एक दफ़ा पहले प्रीवियस डेमो दिखा के फिर उसके बाद और अगेन इसके ऊपर नहीं लाना चाहता क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी एडवांस है। आप इससे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं वो मेरी देखें ताकि आपको बाकी चीज़ें सारी समझ आ जाएँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। अब प्रोजेक्ट को आप रन किस तरह से करना है, आपने यहाँ पे लिखना है npm और रन और यहाँ पे आपने जो कमांड बनाई है RDEV मैंने div बनाई है तो उसको मैं लिखूँगा। आप यहाँ पे कोई भी अपना नाम रख सकते हो, अपना नाम देना चाहो, प्रोजेक्ट का नाम देना चाहो, लेकिन आपने बिल्कुल स्मॉल से लिखना है, इंटर करना है। यहाँ पे आपके पास एक सर्वर रन हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक दफ़ा इसको चेक कर लेना, बस इस दफ़ा यहाँ पे नोडमोन टू रीस्टार्ट एट एनी टाइम इंटर RS, मतलब आप जैसे सेव करोगे तो आपके पास ये रन होने लग जाएगा। तो ये आपके पास जब कमांड्स आ गई, अब इसका मतलब आपको सर्वर की टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिकली ये रन होने लग जाएगा। और अब आपने आ जाना अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने जो एक्सप्रेस है उसको रिक्वायर करना। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लूँगा और नाम दूँगा उसको एक्सप्रेस और इसमें मैं लिखूँगा रिक्वायर एक्सप्रेस क्योंकि इसमें हम एक्सप्रेस भी यूज़ करेंगे जो कि नोड.js का फ्रेमवर्क है। उसके बाद एक और कांस्टेंट लेंगे, उसमें हम लिखेंगे मोंगोज। ये हमारे पास डेटाबेस को यानी दूसरा कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगा, रिक्वायर, और इसमें हम लिखेंगे मोंगोज। ये मोंगोज आ गया। और उसके बाद हम एक और कांस्टेंट लेंगे, इसके अंदर आपने बॉडी पार्सर उसको कर लेना है, बॉडी पार्सर, और यहाँ पे रिक्वायर और बॉडी पार्सर और उसके बाद बस ठीक है। ये हमारे पास तीन आपके पास यहाँ वायर हो गए, एक आपका नोडमोन रन करने लग गया और बाकी भी हम जैसे जैसे उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम उनको साथ में यूज़ करते रहेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो एक्सप्रेस है इसको हमने एक और कांस्टेंट के अंदर स्टोर कर लेना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा ऐप, ताकि जब भी हमने एक्सप्रेस को यूज़ करना है तब उसके लिए हमें बार बार एक्सप्रेस न लिखना पड़े, हम ऐप को यूज़ कर लेंगे ऐप, और इसमें लिखूँगा एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस के तमाम फीचर जिसके अंदर आ जाएंगे। अब जहाँ पे हमने एक्सप्रेस को यूज़ करना है वहाँ पे हम ऐप को यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक पोर्ट अलाट करनी है जिसके ऊपर हमने अपने सर्वर को रन करना है। तो यहाँ पे app.listen और यहाँ पे आप कोई भी पोर्ट नंबर दे सकते हो। मैं 8080 के ऊपर ज़्यादा रन करता हूँ, लेकिन अब मैं एक आपको सिक्योर मेथड बता रहा हूँ। वो सिक्योर क्या है कि यहाँ पे आपने कांस्टेंट लेनी है, कांस्टेंट, और इसको आपने नाम दे देना पोर्ट, आप कोई और भी नाम रख सकते हो। अब इसको आपने ना एक
डॉट इन्वायरमेंट env.port। अब इसका क्या मतलब है, जब आप ऑनलाइन वेबसाइट को होस्ट करोगे ना, तब आपको नहीं पता कि कौन सी पोर्ट जो है वहाँ पे इम्प्टी है, किस पोर्ट के ऊपर इस प्रोजेक्ट के रन होना है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके थ्रू ये अपनी जो पोर्ट है उसको ले लेगा ऑनलाइन जब आप वेबसाइट को होस्ट करोगे। हम इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में इसी को हम करेंगे, और दूसरा हमने जो क्राउड ऑपरेशन बनाया था उसे भी हम ऑनलाइन होस्ट करेंगे। तो उसके लिए ऑटोमेटिकली जो पोर्ट है उसको ये गेट करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन भी दे देंगे, अगर यहाँ पे कोई यूज़ ना हो, मतलब आपको कोई पोर्ट ना मिले, तो आपने 8080 के ऊपर रन कर देना है। तो अब जब हम 8080 इसके अंदर लिख देंगे तब ये हमारे पास लोकल होस्ट के ऊपर भी वर्क करेगा, और जब इसे हम ऑनलाइन यानी अपलोड करेंगे प्रोजेक्ट को, तब ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपनी पोर्ट जो है वो अलॉट कर लेगा। अब यहाँ पे आपने जो पोर्ट नंबर देने के बजाय ये आपने वेरिएबल पास कर देनी है, app.listen और ये पोर्ट। अब इसके और इसको आपने यहाँ पे चेक करना है। चेक आप किस तरह से करेंगे, यहाँ पे app.get URL में आप इंडेक्स पेज के ऊपर, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसमें एरर फंक्शन हम यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास हो रहता है एरर, 2 पैरामीटर आप देते हो, एरर और रिस्पॉन्स, और तीसरा आपके पास होता है नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट हम यूज़ नहीं करते। तो और यहाँ पे मैं लिखूँगा response.send, और यहाँ पे लिखूँगा HH, और अगर हमारे पास HH आ गया ब्राउज़र में इस सर्वर के ऊपर, तो इसका मतलब यहाँ तक हमारा कोड जो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो HH आ गया, इसका मतलब हमारे पास यहाँ तक जो कोड है, यहाँ पे हमारा जो सर्वर है बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जो टर्मिनल को, और इसको यहाँ पे मैं काट देता हूँ। अब हमने क्या करना है कि हमने एक राउटर लगाना है, क्योंकि अब सारा कोड हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे अलग फाइल के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर लूँगा, उसको मैं नाम दूँगा राउटर, ROUTER राउटर, और S राउटर्स, यहाँ पे आ गया राउटर्स, और इसके अंदर एक फ़ाइल लूँगा, उसको मैं नाम दूँगा होम राउटर। आप होम राउटर देना चाहो या होम देना चाहो, जो मर्जी आप देना चाहो, मैं इसको दूँगा होम राउटर .js। होम राउटर, ये आपके पास एक राउटर फाइल होगी। अब ये आपके पास जितना भी कोड है ये वाला गेट, और जो भी आपने गेट URL बनाना है, तो आप इस फाइल के अंदर बना लोगे, और जो भी आपने डाटा को पोस्ट करना है या आपने डाटा को इंसर्ट करना है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ करोगे। आपको अगेन जो है वो इसी एक जो फाइल है आपकी app.js, इसके अंदर मैस करने की ज़रूरत नहीं है कोड को। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल रिक्वायर करोगे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लूँगा कांस्टेंट एक्सप्रेस, कांस्टेंट वेरिएबल और लेट ऑलमोस्ट सारे एक ही चीज़ें हैं, तो इसलिए मेरे पास जब मैं वेरिएबल और कांस्टेंट कहूँ तो इसका मतलब है मैं एक ही बात कर रहा हूँ, रिक्वायर, और इसके अंदर आप एक्सप्रेस को रिक्वायर करोगे। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस ये मेरे पास एक्सप्रेस आ गया, और उसके बाद आप इसको एक और आप हम वेरिएबल ले लेते हैं, उसको मैं नाम दे देता हूँ राउटर, और इसके अंदर एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस के डिफ़ॉल्ट राउटर हमारे पास होते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे राउटर यहाँ पे। और अब जो आप यहाँ पे कोड यूज़ कर रहे थे app.get, इसको आप यहाँ से कट कर लो और होम राउटर के अंदर इसको पेस्ट कर दो। अब जहाँ पे आप ऐप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे ऐप की बजाय आप यूज़ कर रहे हो राउटर.get, ये वाला। अब ये क्या होगा, आपका ये जो होम राउटर है, इसके ज़रिए आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अब इसको आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना, यहाँ पे आप लिखोगे module.exports, और अपने एक्सपोर्ट्स नाम दे देना कौन सा। तो यहाँ पे मैं राउटर यूज़ कर रहा हूँ, तो राउटर को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको यूज़ हमने किस तरह से करना है, यहाँ पे मैं इसको पहले रिक्वायर करूँगा कांस्टेंट, और इसको आप नाम दोगे होम राउटर और रिक्वायर, और रिक्वायर के बाद इसमें आप अपना URL दोगे। तो यहाँ पे आपका राउटर्स वाला फोल्डर, फिर आपको ये स्लैश और होम राउटर, और इसको आप यूज़ करोगे app.use, और यहाँ पे किस URL के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर। अगर आप यहाँ पे कोई और एड्रेस दोगे तो उस एड्रेस के ऊपर ये वाला राउटर काम करेगा। मैं इसको इंडेक्स के ऊपर रन कर रहा हूँ, और कॉमा लगा के कौन सा राउटर, ये होम राउटर है, इसको आप सेव किया, और अब अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाना है यहाँ पे। और इसके अंदर हम अपना कोड को देते हैं इस राउटर के अंदर, मैं इसमें D और फिर इसको करते हैं रीलोड। ये हमारे पास D आ गया। अब इसका मतलब यहाँ तक हमारा कोड जो है बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने एक व्यू इंजन बनाना है
वीडियो इंजन से पहले आपने यहाँ पे दो लाइनें लगा लेनी है app.js के अंदर। ये package.js यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें इसको यूज़ नहीं करना, जब यूज़ करना हो हम इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे हम रोटर और app.js, अब यहाँ पे हमारे पास दो लाइनें होती हैं बॉडी पार्सर की, तो वो हमने यहाँ पे लगानी है। आप यहाँ पे लिखो npm बॉडी पार्सर, npm बॉडी पार्सर, ये आपने दो लाइनें जो है लाजमी लिखनी है, उसके बगैर आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपके पास होंगी दो वाली, एक आपके पास बॉडी पार्सर URL कोडेड, उसके ये एक्सटेंडेड फॉल्स, और ये app.use बॉडी पार्सर JSON, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो और जस्ट आपने यहाँ पे कर देनी है पेस्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर। दैट्स इट। अब आपका बॉडी पार्सर जो समझ लें प्लगइन है वो भी आपका सही से काम करेगा। अब आप कहीं पे भी बॉडी पार्सर को यूज़ करना चाहोगे तो आप आसानी के साथ कर सकते हो। अब ये हो गया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे व्यू इंजन बनाना है। व्यू इंजन क्या है कि आपने अब HTML की फाइल और CSS की फाइल को रन करवाना है अपने ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, सबसे पहले यहाँ पे व्यूज़ वाला फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे फोल्डर, और इसको आपने नाम देना है व्यूज़। आपका जो ये नाम जो व्यूज़ ही होना चाहिए, इसके अलावा और आपने कोई नाम नहीं देना। और यहाँ पे लिखना है app.set और नॉट सर्च सेट के अंदर यहाँ पे आप दोगे व्यू और इंजन, और यहाँ पे व्यू इंजन कौन सा आपका पास होगा, EJS, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है EJS। यहाँ पे अगर आपको पैकेज और JSON दिखाऊं, ये आपके पास है EJS। अब वैसे आपके पास और भी है, HBS भी है, लेकिन आप यहाँ पे मैं EJS को यूज़ करता हूँ तो आप भी EJS को ही यूज़ करें। वैसे आप HBS को भी यूज़ कर सकते हो, हैंडल बार्स को। अगर आपको उसके ऊपर भी अगर कोई ट्यूटोरियल चाहिए हो तो नीचे आप कमेंट कर दें, उसके ऊपर भी हम एक अलग से ट्यूटोरियल बना देंगे। तो app.set व्यू इंजन EJS, तो EJS हमारे पास व्यू इंजन बन गया। अब इसके अंदर आप कोई भी फाइल क्रिएट करो, मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ EJS यहाँ पे। अब इसके अंदर आप कंप्लीट HTML कोड लिख सकते हो, मैं इसमें HTML5 और इंटर, और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, और इसको किया सेव। और यहाँ पे हम जहाँ पे app.get यूज़ कर रहे थे इंडेक्स के ऊपर response.send के लिए, हम यहाँ पे अब कर देंगे response.render, और रेंडर के अंदर कौन सी फाइल हम रेंडर करवाएंगे, रजिस्टर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर वाली फाइल को इंडेक्स के ऊपर रन करवा देगा। ये आपका हेलो प्रिंट हो गया जो हमने लिखा हुआ था अपने register.EJS फाइल के अंदर, उसको इसने यहाँ पे प्रिंट आउट करवा दिया। अब इसके अंदर आपने अगर कोई पैरामीटर पास करना है तो वो भी आप कर सकते हो JSON फाइल के अंदर, JSON डाटा के अंदर। मिसाल के तौर यहाँ मैं देता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ टाइटल, और टाइटल यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ हेलो, और इस टाइटल को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ EJS के अंदर, बल्कि हेलो की बजाय मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्रिएटिव बाबर। इसे हम अब यूज़ भी करेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट के अंदर, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से यूज़ करना है। और यहाँ पे आपने परसेंटेज को 2 साइन लेने हैं, शिफ्ट, और अब अगर आप राइट एंगल या लेफ़्ट एंगल कोई भी प्रेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा। और इसमें आपके पास ये काफ़ी आ रहे हैं, तो आपने ये वाला यूज़ करना है जिसके आगे इक्वल का साइन हो। उसके बाद आपने अपना जो वहाँ पे आपने JSON डाटा दिया उसको आपने पेस्ट कर देना, सेव किया, और यहाँ पे इसको करना रीलोड। तो क्रिएटिव बाबर जो आपने डाटा वहाँ पे दिया था आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है ये वाला, इसे हम अपने प्रोजेक्ट में आलमोस्ट 7-8 दफ़ा यूज़ करेंगे। तो ये इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया ये वाला, ये जो मैंने आप सामने इसके साथ JSON डाटा जो है वो यूज़ किया। अब इसके अंदर हम अपना जो फॉर्म है वो लगाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म है, ये वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इतने कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस सारे को बल्कि कर लेते हैं कॉपी यहाँ तक, और इसको कॉपी किया और register.js के आया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया, और यहाँ पे किया इसको रीलोड। ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब हमने CSS की फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे। मेन के अंदर यहाँ पे हम फोल्डर बनाएंगे पब्लिक,
और पब्लिक के अंदर हम अपनी जो CSS की फ़ाइल है उसको लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर CSS का फ़ोल्डर बनाएंगे CSS, और इसके अंदर हम CSS फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे, उसको हम नाम देंगे style.css। और यहाँ पे हमारे पास CSS का कोड आ रहा होगा, यहाँ पे ये वाला CSS कोड, ये आप टेंशन नहीं, आपको HTML की फ़ाइल और CSS की फ़ाइल भी आपको मिलेगी, बल्कि आपको सारा जो सोर्स कोड है वो आपको मिलेगा। आप नीचे लिंक पे क्लिक करें तो वहाँ से जाके आप कॉपी भी कर सकते हो, लास्ट पे आपको मैं डाउनलोड लिंक दूंगा, वहाँ से आप कंप्लीट फाइल जो उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। अब आपका HTML और CSS का कोड ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब इसको हमने करना है लिंक। तो लिंक आप किस तरह से करोगे? अब इसमें लिंकिंग जो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो भी फोल्डर यूज़ करना है ना, सबसे पहले उस फोल्डर को हमने डिफ़ाइन करना है कि आया कि हम ये फोल्डर यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने आएंगे app.js के अंदर, यहाँ पे आप लिखोगे app.use और यूज़ के अंदर express.static, क्योंकि ये मेरे पास स्टैटिक फोल्डर है, और इसका हम नाम देंगे सिंगल कॉलन या डबल कॉलन, जिसके अंदर मर्जी आप देना चाहो दे सकते हो, पब्लिक का। इसको सेव किया। अब हमने यहाँ पे अपनी जो फाइल उसको लिंक करना है, तो उसके लिए अब हम कोड हमें डायरेक्ट जो है पब्लिक नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली हम CSS से स्टार्ट कर लेंगे लिंक, और यहाँ पे हम CSS/styles.css इसको सेव किया और यहाँ पे करते हैं रीलोड इसको। क्या होता है, ये आपके पास फॉर्म जो है वो लग गया। समटाइम ऐसा होता है कि जब आपके पास ये फॉर्म अगर रीलोड ना हो तो आपने इसके स्टार्ट में भी यहाँ पे स्लैश लगा देना है। तो समटाइम इस तरह से करने के ऊपर आपकी CSS की फ़ाइल लिंक होती है। अब देखा आप कोई चीज़ नहीं आ रहा, लेकिन समटाइम इसको लगाना पड़ जाता है। अगर आपके पास कोई एरर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं जो चीज़ें हैं वो मेरे साथ समझ गुजरती हैं, या जो मेरा समझ प्रैक्टिस हुई है, वो सारी मैं आपको साथ साथ शेयर करता जा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। जो मेरे पास नॉलेज है वो सारा आपको साथ साथ में शेयर करते जा रहा हूँ। और आई होप आपको ये जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रही होंगी। वीडियो की थोड़ी सी बस ये है कि जितनी मैं लेंथ इनकी रखना चाहता हूँ उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ हो जाती है, क्योंकि मैं इसमें कोई भी चीज़ जो है ना मिस नहीं करना चाहता। क्योंकि आपने एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म सीखना है, बार बार तो आपने किसी वीडियो के ऊपर नहीं जाना। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक ही वीडियो में या एक ही प्लेटफॉर्म से आप सारा कुछ सीख लो। ये ना हो कि आप कुछ चीज़ें एक यूट्यूबर से सीख रहे हो और कुछ चीज़ें आप अलग जगह से सीख रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक ही जगह से सारी चीज़ें सीख लो। अब ये हमारे पास आ रहा है फिल फॉर्म। अब इस फिल फॉर्म को आप यहाँ पे हार्ड कोडेड रहने दो चाहे, लेकिन मैं इसको हार्ड कोडेड नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इसको हमने बार बार चेंज करना है। अब यहाँ पे आपके पास दो और हेडिंग आ रही हैं, एक आपके पास ये H1 और यहाँ पे फिर H1 की हेडिंग है। तो इसको मैंने थोड़ी सी CSS दी है style.css के अंदर। इसको पोजीशन वगैरह वो आप जब CSS और HTML की फाइल रीड करोगे आपको समझ आ जाएगी। इसके अंदर मैं मुख्तलिफ जो JSON डाटा उसको यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने टाइटल यूज़ किया था, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फिल फॉर्म, और इस टाइटल को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्टार के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट और कोई भी एंगल प्रेस करूँगा तो ये आ गया, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हमने अपना जो समय बनाना है, एक स्कीमा बनाना है, जिसके अंदर हमने अपने एक समझ मॉडल भी से आप कह सकते हो और स्कीमा भी कह सकते हो, जिसके अंदर हम अपने जो कोड है उसको इंस्टार्ट करवाना है डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेटाबेस कनेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे। तो आप कहीं पे बना सकते हो, लेकिन मैं इसके ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे हम कमेंट भी कर देते हैं कि DB कनेक्शन। तो उसके लिए यहाँ पे हम मोंगोज यूज़ करेंगे .connect, और यहाँ पे आप अपना जो है पाथ दे दोगे अपनी डेटाबेस का। तो ये हमारे पास सर्वर ओपन है ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत से डेटाबेस मौजूद हैं। मैं इसको बैक लेके आता हूँ। तो आप इसको लॉगिन करना हो वो सारा मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब उसकी आपको टेंशन जो है ना लेने की ज़रूरत नहीं है, ना उसके लिए आपको मज़ीद जो है चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे CRUD एप्स ये मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ CRUD एप्स। और अब यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डाटा, इनमें से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ स्टूडेंट डाटा वाली डेटाबेस। अगर आप यहाँ पे कोई न्यू नाम दोगे तो भी ऑटोमेटिकली डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे MongoDB, और उसके बाद आप यहाँ पे :/ और उसके बाद आप लोकल होस्ट लिखोगे लोकल होस्ट, और उसके बाद फिर आप दोगे इसको : और यहाँ पे आप लिखोगे 27
सॉरी 017। उसके बाद यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम दोगे। तो मेरे पास जो डेटाबेस का नाम है वो है स्टूडेंट्स डाटा, तो उसका वो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। और उसके बाद आप यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करोगे, वो होगा आपके पास यूज़ न्यू, यहाँ पे आपके पास होगा यूज़, बल्कि यहाँ पे आप एक दफ़ा देख लो कोई अगर आपके पास मिस्टेक ना हो तो MongoDB :localhost 27017 और डेटाबेस का नाम, ठीक हो गया ये। और उसके बाद यहाँ पे आप यूज़ करोगे यूज़ न्यू, यहाँ पे आपको यूज़ न्यू और उसके बाद URL पार्सर, और इसको आप कर दोगे ट्रू, ये वाला। और यहाँ पे आप एक और कांस्टेंट लोगे, उसका आप नाम दोगे DB, और इसके अंदर आप mongoose डॉट कनेक्शन, नॉट कनेक्ट, कनेक्शन, ये वाला। तो ये क्या करेगा कि इस वेरिएबल के साथ आपका mongoose के साथ डेटाबेस जो है उसको कनेक्ट कर दे। अब इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे DB डॉट ऑन, जब आपके पास एरर हो तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे एरर, ERROR एरर। जब आपके पास एरर हो तब आपके पास एरर को शो करवा दे कंसोल के अंदर। तो यहाँ पे मैं लॉग और एरर इन कनेक्शन, और अगर आपके पास कनेक्शन सही हो जाता है DB डॉट वंस, और यहाँ पे आप ओपन, अगर आपके पास ओपन हो जाता है देन आप क्या होगा, देन हमारे पास कंसोल में प्रिंट करवा दो कनेक्टेड, दो डॉट यहाँ पे कनेक्टेड, ये वाला। अब अगर आपके पास ये डेटाबेस नहीं भी मौजूद होगी तो ऑटोमेटिकली भी ये क्रिएट कर देगा इसको, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये हमारे पास कनेक्टेड जो है उसको शो होना चाहिए। इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा तो ये हमारे पास कनेक्टेड आ गई, इसका मतलब हमारे पास डेटाबेस जो सही से कनेक्ट हो गई है। अब इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास स्टूडेंट डाटा, स्टूडेंट और स्टूडेंट्स दो हमारे पास कलेक्शन मौजूद हैं। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे न्यू जो कलेक्शन क्रिएट करेंगे उसी के ज़रिए हम डाटा को यहाँ पे इंसर्ट करें। कॉपी किया और यहाँ पे इसको भी ड्रॉप कर दिया, और स्टूडेंट को भी यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और इसको भी यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अभी हमारे पास बिल्कुल जो है एम्प्टी होगी समझ ऑलमोस्ट, स्टूडेंट और ड्रॉप। अच्छा, इसके अंदर एक ना एक मौजूद होना चाहिए, तो चलो ठीक है ये मौजूद रहेगा। इसे हम कोई और क्रिएट करके इसे हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट करना है, उसको आपने नाम देना मॉडल्स, और इसके अंदर आपने एक और फाइल क्रिएट करनी है, और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दे देता हूँ होम स्कीमा .js, या आप इस होम मॉड्यूल देना चाहो, यूमर से आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। और इसके अंदर आप यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और इसको आप नाम दोगे mongoose, और इसके अंदर आप रिक्वायर करोगे mongoose पैकेज को, रिक्वायर और mongoose, नॉट MongoDB, mongoose। और यहाँ पे आप एक और यहाँ पे वेरिएबल लोगे कांस्टेंट, इसको आप मैं नाम दे देता हूँ स्कीमा, और mongoose डॉट स्कीमा, ये वाला स्कीमा। इसको मैंने इसके साथ लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ यूज़र स्कीमा, और यहाँ पे न्यू स्कीमा, और यहाँ पे हम प्रिंसेस और उसके बाद करली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर सबसे पहले नेम, और नेम को यहाँ पे मैं दूंगा टाइप इसकी स्ट्रिंग, और उसके बाद कॉमा, यहाँ पे कॉमा, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे रिक्वायर, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे ट्रू। अगर हमने किसी फील्ड को रिक्वायर करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसमें रिक्वायर ट्रू। इसको मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नंबर्स,
आपने इसका जो समझ नेम है आपने यहाँ से चेक करने, आपने आ जाना अपने register.egis के अंदर, यहाँ से आपने चेक कर लेना जो आपने यहाँ पे नेम दी है तो वो आपने एग्जैक्ट वही आप यहाँ पे दे दो। वैसे आप ना भी दो तो ये आप डिफरेंट भी रख लो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप ये वाले दो, तो इससे आपका जो कोड है वो और ज़्यादा शार्ट हो जाता है। नेम, नंबर, ईमेल, पासवर्ड, सी पासवर्ड ये देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने जो डाटा इंसर्ट करना है वो आपने देना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला नेम हो गया, उसके बाद नंबर, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ नंबर के लिए, फिर उसके बाद हमारे पास ईमेल के लिए, उसके बाद हमारे पास पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर, तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा नंबर और टाइप इसकी हमारे पास होगी नंबर। यहाँ पे आप इसको नंबर देना चाहो तो यहाँ पे इसका जो एन है वो कैपिटल होगा, नंबर ये वाला नंबर, और इसको भी हम रिक्वायर कर देंगे 2। उसके बाद ईमेल। अब ईमेल के लिए हमने एक वैलिडेशन भी लगानी है कि ये हमारे पास एक हमारे पास अगर इंटर हो जाए, एक हमारे पास अगर ईमेल आ जाए तो उस तरह की ये और ईमेल हमारे पास जो है वो ना आए। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यूनिक, एक हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड होता है यूनिक, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे ट्रू और इसके बाद कॉमा, और रिक्वायर भी हमारे पास होगा। अब ये यूनिक ट्रू से क्या होगा कि हमारे पास अगर एक ईमेल पहले से आ गई है ना डेटाबेस के अंदर, अब सेम उसी ईमेल से कोई और रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, एक ईमेल एक ही दफ़ा यूज़ होगी। तो ये हमारे पास समझ लें वैलिडेशन के लिए या यूज़र को लिमिट करने के लिए ये हमारे पास बड़ी बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि एक ईमेल के साथ हम मल्टीपल अकाउंट्स तो नहीं बनाएंगे। तो अगर इस तरह से करेंगे तो यूज़र जो है एक ही ईमेल के साथ कितने अकाउंट यूज़ कर सकता है, तो ये हमारे पास बड़ी बेस्ट चीज़ है यूनिक ट्रू। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड, तो यहाँ पे हम देंगे पासवर्ड, इसकी भी टाइप हम यहाँ पे स्ट्रिंग और रिक्वायर इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। लास्ट में हमने यहाँ पे इनको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे module.exports और इसको मैं इंटर करूँगा mongoose.model, और इसके अंदर सबसे पहले हम देंगे उस टेबल का नाम, उस कलेक्शन का नाम जिसके अंदर हमने इसको यानी स्टोर करवाना है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई मौजूद है पहले से, आप उसका नाम भी दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर मैं ये स्टूडेंट वाला दे दूँ तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं देना चाहता, मैं यहाँ पे एक अलग क्रिएट करूँगा। तो यहाँ मैं इसको नाम दूंगा रजिस्टर यूज़र, और रजिस्टर यूज़र। तो ये आप जब रजिस्टर यूज़र यूज़ करोगे तो आर इसका कैपिटल में लिख रहा हूँ, आपने भी कैपिटल ही लिखना है, ऑटोमेटिकली इसको ये स्मॉल कर देगा, और यूज़र हमने लिखा है तो लास्ट में ऑटोमेटिकली ये एस भी डाल देगा कलेक्शन के अंदर। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसको क्रिएट करेगा। और यहाँ पे आपने ये यूज़र स्कीमा, जिस स्कीमा के अंदर आपने ये सारी फील्ड्स लगाई हैं उसको आपने इसके साथ दे देना है। अब इसका मतलब क्या है कि रजिस्टर्ड कलेक्शन के अंदर ये वाला डाटा जो है वो इंसर्ट हो जाए, बस इसका ये मतलब है। अब आपने आ जाना register.egis के अंदर, और इसके अंदर आपने ये इसका एक्शन जो है वो चेक कर लेना है। इसका एक्शन लास्ट में हमारे पास होना चाहिए रजिस्टर, तो ये आपने एक दफ़ा लाजमी चेक कर लेना। इसको हमने चेक किया। अब हमने आ जाना अपने होम राउट के अंदर, जहाँ से हमने डाटा को एक्चुअल में पोस्ट करना है। अब यहाँ पे हमारी जो मेन समझ ले स्ट्रेंथ है, या मेन हमारी जो मेहनत है वो अब यहाँ पे लगनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे router.post, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं है। router.post, अब पोस्ट में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है इसका मेथड हमारे पास पोस्ट है, मेथड हमारे पास क्या है पोस्ट। और अब जब हम डाटा को इंसर्ट करते हैं ना तो उसके लिए हम पोस्ट यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी देख लेनी है, मेथड.पोस्ट, और उसके बाद कौन से यूआरएल के ऊपर। अब हमारे पास यूआरएल कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास यूआरएल मौजूद है यहाँ पे रजिस्टर एक्शन। तो जो आप यहाँ पे एक्शन दोगे ना रजिस्टर, सेम आपने यहाँ पे देना है पोस्ट के ऊपर, किस यूआरएल के ऊपर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो। तो यहाँ पे आपका एक्शन, और यहाँ पे आपके पास पोस्ट के बाद ये आपका यूआरएल जो है ये आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी रजिस्टर ही यूज़ करें। अगर यहाँ पे आप कोई और चीज़ यूज़ करते हो, रजिस्टर यूज़र यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आप रजिस्टर यूज़र ही यूज़ करें। तो इस चीज़ को आपने लाजमी आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। उसके बाद यहाँ मैं कॉमा लगा रहा हूँ, और यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे एरो फंक्शन, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। इसके अंदर दो हमारे पास पैरामीटर होते हैं, उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया। और यहाँ पे अब इसके अंदर हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसको लिखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ना इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, इसमें प्रॉमिसेस यूज़ कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के प्रॉमिसेस, उसके लिए अलग से इंटायर वीडियो भी मौजूद है।
वो भी आप अगर एक दफ़ा अगर चैनल विज़िट करोगे तो उसके ऊपर आप उसको देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के प्रॉमिसेस क्या हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन। अब एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या है, इसके ऊपर भी एक इंटायर वीडियो मौजूद है, वो आप अगर सर्च करोगे, मेरी प्लेलिस्ट देखोगे, उसमें एक कोर्स मौजूद होगा, एक प्लेलिस्ट मौजूद होगी लव यू जावास्क्रिप्ट, तो उसके अंदर ये वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पे देख सकते हो एसिंक्रोनस। और उसके बाद यहाँ पे आप ट्राई और कैच 2 मेथड यूज़ करते हो। तो यहाँ पे ट्राई और उसके बाद कैच, सेम इसके बाद आप लिखते हो यहाँ पे कैच और यहाँ पे अब ट्राई और कैच में आप एरर को पकड़ते हो, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे एरर दे देता हूँ, ERR और OR एरर। अगर हमारे पास एरर आता है तो उस एरर को यहाँ पे इसके अंदर कैच करेगी, और अगर हमारे पास फॉर्म जो है वो सबमिट होता है या ये URL हमारे पास ठीक काम करता है तो तब हमारे पास ये ट्राई जो है ये वर्क करेगा। अब ये जो कैच है इसके अंदर मैं कुछ और पैरामीटर जो है उनको यानी ना समझ कुछ मैसेज जो है उनको प्रिंट आउट करवाऊँगा। उसके लिए इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ जो app.get के ऊपर। अब गेट URL के ऊपर हमारे पास ये रजिस्टर फॉर्म के ऊपर ये 3 हमारे पास एक हमने लगाई हुई टाइटल, इसके साथ हम 2 और जो है वो लगाएंगे पैरामीटर्स। एक हमारे पास टाइटल आ गया और सेकंड हम इसके अंदर साथ ही कॉमा लगा के यूज़ कर लेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए एरर के लिए। अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एरर की बजाय मैं यूज़ कर लेता हूँ पासवर्ड। अगर पासवर्ड के लिए हमने कोई मैसेज शो करवाना है तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ करूँगा पासवर्ड, और अगर मैं कोई यूज़ करवाता हूँ ईमेल के लिए तो यहाँ पे ईमेल यहाँ पे। अब जो आपने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाना है वो आपने एक दफ़ा यहाँ पे डिफ़ाइन लाजमी करने हैं, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इस लाइन को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ रहा था ना, वहाँ पे टाइटल की बजाय हमारे पास शो हो जाए कि एरर इन कोड। अगर हमारे पास फॉर्म सबमिट करते हैं और इसमें ये ट्राई के अंदर कोई चीज़ नहीं आती तो कैच के अंदर ये हमारे पास एरर आना चाहिए। तो इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं और इसको एम्प्टी हम जो है सबमिट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई वैलिडेशन होनी चाहिए। अच्छा, अभी हमारे पास ये फॉर्म जो वर्क कर रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने कोई कोड जो एग्जीक्यूट नहीं करवाया हुआ। चलिए ठीक है, इसे हम देख लेते हैं बाद में, क्योंकि अब ट्राई जो है वर्क कर रहा है, क्योंकि ट्राई के अंदर कोई कोड तो मौजूद है नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ तक हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट और इसके अंदर हम इसको कोई भी आप नाम दे सकते हो, मतलब नेम, ईमेल, इस तरह से। अब एक हमारे पास मेथड ये है कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेम और उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। अब ये यहाँ पे हम नेम कौन से यूज़ करना है, जो नेम हमने यहाँ पे दिए हुए हैं ये वाले नेम के लिए हमने नेम, और उसके बाद नंबर्स के लिए नंबर, उसके बाद जो ईमेल है उसके लिए हमने नेम दिया हुआ ईमेल, और पासवर्ड के लिए पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड के लिए सी पासवर्ड, ये वाले नेम। अब यहाँ पे आपने एक दफ़ा वीडियो को गौर से देखना है और बाकी एक्टिविटीज़ छोड़ के, क्योंकि मैं आपका कोड जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर रहा हूँ। अब नेम, अब अगर हमने ईमेल के लिए यूज़ करना है तो हम सेम यहाँ पे ईमेल यूज़ करेंगे, समझ आ रहे हैं। पासवर्ड के लिए फिर सेम पासवर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन मैं अब आपको एक इसका एक समझ लें स्मॉल मेथड बताने वाला हूँ। आपने यहाँ पे लिखना कांस्टेंट मतलब आपने डालनी है करली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले आपने नेम, जो आपने यहाँ पे दिए हुए हैं ना ये वाले, आपने ये वाले सेम लिख लेने हैं, नेम और उसके बाद ईमेल। ये आपकी वेरिएबल्स भी बन जाएंगी और साथ में आपके पास रिक्वेस्ट भी वो भी सबमिट हो जाएगी। नंबर, और नंबर के बाद आपके पास ईमेल, तो ईमेल, इसको मैं ईमेल को कॉपी करता हूँ यहाँ पे ईमेल। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, पासवर्ड को कॉपी किया और यहाँ पे पासवर्ड आ गया। फिर कॉमा डाल के हमारे पास सी पासवर्ड मतलब कन्फर्म पासवर्ड, तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड। अब कन्फर्म पासवर्ड तक जब आप आ गए, जब आपकी बिल्कुल लास्ट वाली होगी, उसके बाद ये यहाँ पे आपकी करली ब्रैकेट्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। इसके बाद आपने इक्वल साइन लगा के लिख देना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब यहाँ पे आपके पास जो आपने 4 लाइनों के अंदर मज़ीद कोड लिखना था, अब आपका एक ही दफ़ा आपने सारा कोड जो है वो लिख लिया। आपने वेरिएबल्स भी डिफ़ाइन कर ली और साथ ही आपने उन सब को रिक्वेस्ट भी सेंड कर दी। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास नेम
आपकी जो वेरिएबल का नेम होगा और आपकी इनपुट का जो नेम होगा वो सेम हो, जिस तरह से मैंने आपके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाया है, पासवर्ड ईमेल, इस तरह से। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसको सेव किया। अब यहाँ पे आपने एक दफ़ा इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे लॉग, यहाँ पे console.log और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस नेम को पहले प्रिंट आउट करवा देते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे नेम प्रिंट आउट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे हमारा कोड जो है वो सही से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसके अंदर कोई मैं डाटा देता हूँ, यहाँ पे BA लिख के और साइन अप करता हूँ। तो यहाँ हमारे पास BA आ गया। इसका मतलब हमारे पास यहाँ तक जो कोड है वो बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो रहा है, बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। तो इसको यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म किया और इसको किया सेव, और इसको भी एक दफ़ा हम कर लेते हैं ख़त्म, क्योंकि अगर इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे तो ये रीलोड होता ही रहेगा यहाँ पे। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे पासवर्ड वैलिडेशन लगानी है कि अगर आपका पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड और ये कन्फर्म पासवर्ड अगर आपके पास डिफरेंट आते हैं तो आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई एरर जो है वो आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना कि आप जो वैलिडेशन लगाते हो ना नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फॉर्म में, जो कि मैंने अलग से एक आपके लिए वीडियो भी बनाई है कि जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन, तो अगर आप 60 डेज़ मेरे वाले चैलेंज 60 डेज जावास्क्रिप्ट वाले चैलेंज की प्लेलिस्ट को आप एक दफ़ा विज़िट करोगे तो आपको वहाँ पे ये वीडियो मिलेगी। तो उसको आप अगर देखते हो ना तो आप जो वैलिडेशन वहाँ पे यूज़ करते हो सेम ये वो वाली वैलिडेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही है। तो ये इसका बेनिफिट है कि हम जो जावास्क्रिप्ट कोड वहाँ पे यूज़ कर रहे थे सेम वही कोड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ़ पासवर्ड, ये हमारे पास जो पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड अगर हमारे पास इक्वल होता है, यहाँ पे आपने ट्रिपल इक्वल यूज़ करना है। अगर आप डबल या सिंगल यूज़ करोगे तो आपके पास सही तरह से काम नहीं करेगा। आपने यहाँ पे कितनी दफ़ा यूज़ करना है, ट्रिपल, 3 दफ़ा आपने इक्वल का साइन लगाना है। पासवर्ड ट्रिपल इक्वल टू सी पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। देन क्या करो, देन हमारे पास यहाँ पे शो करवा दो कंसोल के अंदर, यहाँ पे हम console.log, इसके अंदर हमारे पास प्रिंट करवा दो ओके। अच्छा मैंने पी पे, चलो कोई मसला नहीं, एल्स। लेकिन अगर हमारे पास मैच नहीं होता देन क्या करो, देन इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लें या यहाँ से कॉपी कर लें, कोई मसला नहीं। इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे response.render रजिस्टर टाइटल और पासवर्ड। अब यहाँ पे अगर पासवर्ड एरर करता है तो टाइटल वाला जो है इसके अंदर कोई चीज़ ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम टाइटल यूज़ कर रहे हैं। तो पासवर्ड को भी मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर के अंदर ये वाला, जिस तरह से आप यहाँ पे टाइटल को यूज़ कर रहे हैं ना, सेम इस तरह से यहाँ पे मैं पासवर्ड मेरे पास ग्रीन में आ जाएगा और ये लास्ट में। तो इन तीनों को मैं कॉल कर लेता हूँ, पासवर्ड और उसके बाद हमारे पास ईमेल। अगर हमारे पास हम कोई ईमेल वाले में वैलिडेशन लगाएंगे तो वो हमारी इसमें शो होगी। तो टाइटल पासवर्ड ईमेल, और यहाँ पे हम कहा रहे थे यहाँ पे। तो अगर हमारे पास एल्स पासवर्ड हमारे पास आता है इक्वल नहीं होता, देन हमारे पास पासवर्ड के अंदर शो करवा दो, यहाँ पे इसके अंदर ये सेकंड के अंदर ग्रीन कलर के अंदर हमें शो करवा दो पासवर्ड नॉट मैचिंग, पासवर्ड नॉट मैचिंग। ठीक हो गया, सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर डिफरेंट पासवर्ड देता हूँ। इसके अंदर मैं ये 1 बहुत दफ़ा लिख देता हूँ, इसमें सिर्फ एक दफ़ा लिख के मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आ गया हमारे पास पासवर्ड नॉट मैचिंग। ये आपने एरर देखिए, पासवर्ड नॉट मैचिंग। तो ये हमारे पासवर्ड नॉट मैचिंग वाला ये जो हमारे पास अलर्ट है, नोटिफिकेशन है, ये हमारा आ रहा है यहाँ से। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि आप यहाँ से जो वैलिडेशन है, जो आपके पास एरर मैसेज है, वो आप किस तरह से शो करवा सकते हो HTML फॉर्म के अंदर खूबसूरत तरीके से। मैंने अक्सर जो अब मैंने इसको सीखने के लिए सर्च किया था तो काफ़ी मैंने सर्चिंग की थी, तो उसमें मेरे पास कोई ऐसा ट्यूटोरियल नहीं था जिसके अंदर ये एक ही ट्यूटोरियल के अंदर सब चीज़ें जो है वो कंबाइन बताई जा रही हूँ। फॉर्म वैलिडेशन बताई जा रही थी, लेकिन जो हमारे पास ये जो नोटिफिकेशन है ये नहीं बताए जा रहे थे कि ये वाले नोटिफिकेशन आप किस तरह से शो करते हो। तो ये फिर मैंने अपनी कुछ एफर्ट पुट की, कोई डिफरेंट मेथड जो है वो अप्लाई करके उसके बाद आपके लिए ये मैंने बनाया कि आप एक सही फॉर्म में जिस तरह से आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर एरर देखते हो वही सेम उस तरह से आप एरर जो है वो देख सको अपने पेज के अंदर।
तो ये मैंने आपके लिए वो बनाया है। तो आई होप आप इसको पसंद करोगे और आपको इस चीज़ की समझ भी आ रही होगी। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। है तो बिल्कुल आसान सी चीज़, अगर आप 1-2 दफ़ा मुझे देख के भी लिखोगे तो आपको आपके पास सही तरह से काम भी करेगा और आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। और ये हमारे पास आ गया। अब पासवर्ड के लिए पासवर्ड नॉट मैचिंग, ये फील्ड हमारे पास यूज़ हो रही है। अब ये हमारे पास बड़ा खूबसूरत सा एरर बन गया, मतलब खूबसूरत तरीके से हमने एरर को शो करवा दिया। इससे क्या होता है कि अगर मैं आपको एसईओ के रिलेटेड से आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इससे ये होता है कि अगर आपको खूबसूरत एरर मैसेज आ रहे हों तो यूज़र जो है वो छोड़ के नहीं जाता वेबसाइट को। तो एसईओ पर्पज़ के लिए भी ये ठीक है। वैसे नहीं तो कोई भी एरर आएगा, किसी अलग बेस से जा रहा है या कोई अगली सब एरर शो हो रहा है, तो उस तरह से हमारे पास जो यूज़र है ना वो वेबसाइट को छोड़ के चले जाते हैं और रिटेंशन रेट जो है वेबसाइट का वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके लिए आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो भी खूबसूरत तरीके से शो होने चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास अब अगर पासवर्ड हमारे पास इक्वल होता है देन उसके बाद क्या करो, देन उसके बाद हमारे पास इस जो हमने यहाँ पे कोड यहाँ पे लिखा है इसको सेव करवाओ डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक कांस्टेंट लूँगा यहाँ पे कांस्टेंट, और इसको मैं नाम दूँगा यूज़र डाटा, और इसको मैं लिखूँगा न्यू और यूज़र स्कीमा जो मैंने यहाँ पे, अच्छा मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे लिखूँगा कांस्टेंट और कांस्टेंट और यूज़र स्कीमा, और इसको मैं यहाँ पे रिक्वायर करूँगा, रिक्वायर उसमें अपने मॉड्यूल को करूँगा। तो ये जो मैंने मॉड्यूल बनाया था यहाँ पे मॉडल यहाँ पे आना था, ये मॉडल, ये आ गया मॉडल्स, और उसके बाद हमारे पास होम स्कीमा, ये वाला होम स्कीमा, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ यूज़र स्कीमा। तो यहाँ पे मैं होम स्कीमा लिख देता हूँ ताकि आपको भी मुश्किल ना हो। पर अब यूज़र स्कीमा भी लिख दोगे तब भी आपको काम सही तरह से करेगा, क्योंकि अब उसका इस नेम के साथ कोई गर्ज नहीं, अब हमने यूज़ करना इस नेम से। तो इसको यहाँ पे करता हूँ सेव। तो यहाँ पे होम स्कीमा, तो यहाँ पे बस एरर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे होम स्कीमा न्यू, और न्यू के बाद आप बल्कि यहाँ पे हमने यूज़र डाटा ही रहने दो न्यू, और यहाँ पे आपने देना वो वाला नेम जो आपने यहाँ पे लिखा है होम स्कीमा, और उसके बाद आप यहाँ पे दोगे पेरेंथेसिस और करली ब्रैकेट्स। अब इसको सेव किया। अब इसके अंदर आपने अपना जो है वो डाटा को देना है। अब जो आप यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर रहे हो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, बल्कि आपका अब ये डाटा किस तरह से है, अब डाटा इस तरह से है कि ये जो आपका डाटा है ना, ये वाला नेम, नंबर, ईमेल, अगर तो आपके नाम जो है ये सेम है, मिसाल को यहाँ पे भी आपका नेम है और यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे नेम है, तब आप एक ही दफ़ा लिख दो। लेकिन अगर आपके पास ये यहाँ पे डिफरेंट है, मिसाल को यहाँ पे आ जाता है सी नेम, तब आप ये क्या यूज़ करोगे यहाँ पे कि नेम के लिए नेम और नेम के लिए सी नेम, ये वाला फिर आप इस तरह से यूज़ करोगे। समझ आ रही ना। तो अब अब हमारे पास नाम तो सेम है क्योंकि नेम, नंबर, ईमेल, पासवर्ड अब बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब इसके लिए हमें डबल लिखने की ज़रूरत नहीं, अब हम यहाँ पे एक ही दफ़ा लिख देंगे। तो मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये सी नेम नहीं, हमारे पास नेम ही है, तो इसको यहाँ से मैं पासवर्ड तक कॉपी कर लूँगा, क्योंकि सी पासवर्ड को हमने डाटाबेस के अंदर सबमिट नहीं करवाना, वो तो हमने जस्ट एक दफ़ा के लिए वैलिडेट करवाना है। तो यहाँ पे आपको सारी आ गई, नेम, नंबर, ईमेल, पासवर्ड। अब उसके बाद इस डाटा को हमने सेव करवा देना है। तो यहाँ पे यूज़र डाटा डॉट सेव, और जैसा आपने सेव फंक्शन यूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे एरर, अगर आपके पास एरर आता है तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे इफ़ एरर, यहाँ पे हम एरर यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे एरर यूज़ किया था, यहाँ पे ये वाला एरर। अगर हमारे पास एरर आता है देन क्या करो, देन हमारे पास शो करवा दो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, देन हमारे पास शो करवा दो एरर। तो यहाँ पे मैं एरर लिख देता हूँ, एरर। लेकिन अगर हमारे पास एरर नहीं आता देन मैं इस लाइन को यहाँ से करता हूँ कॉपी, इतनी लाइन को, और टाइटल के अंदर हमारे पास आ जाए डन। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रजिस्टर, और टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ डन।
डन, इसको सेव किया और अपने आते हैं पेज के अंदर और इसको हम करते हैं यहाँ पे कैंसिल और यहाँ पे अब यहाँ पासवर्ड जो है सही लिखता हूँ 11 मतलब 11 पर नहीं, इसको हमें कंप्लीट सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ बाबर, नंबर इसका कोई भी यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और ईमेल यहाँ पे ab@gmail.com और पासवर्ड यहाँ पे मैं देता हूँ 123 और यहाँ पे भी 123 और साइन अप। तो यह हमारे पास हो गया डन और हम आएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे हमारे पास कोई कलेक्शन नहीं शो हो रही, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा रीलोड। तो यहाँ पे हमारे पास शुड हैव टू, अच्छा हमारे पास डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट्स डाटा, तो इसके अंदर आना चाहिए। तो इसको एक दफ़ा हम यहाँ पे स्टूडेंट डाटा, अच्छा ये आ गया। वो दरअसल इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने उसको डिलीट किया हुआ था। अब हमने न्यू कलेक्शन क्रिएट की इसलिए हमारे पास एरर कर रहा था। तो वापस मैं अपने डेटाबेस में आया और यहाँ से जब मैंने रीलोड किया तो ये हमारे पास आ गया रजिस्टर यूज़र। तो जो हमने दिया था बार नंबर ये वाला और पासवर्ड 123 ये हमारे पास आ गया और ab@gmail.com ये भी आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे रहेगी, वो आप पहले आप मुझे बताओ कि क्या चीज़ रहती है। यहाँ पे एक वो चीज़ रहेगी हमारे पास ईमेल, कि हम अब इस ईमेल के साथ हम अगेन जो है वो लॉगिन नहीं कर सकते। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इस ईमेल को यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसको AB कॉपी किया और यहाँ पे आया, इसको ईमेल दिया, पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ 333, यहाँ पे भी 333, फ़ोन नंबर कोई भी, यूज़र नेम है इसको कोई भी दे देता हूँ और साइन अप। तो और आता हूँ अपनी ऐप के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एरर, देखा आपने ये वाला एरर, क्योंकि इस एरर को हमने शो करवाया था। अगर मैं आपको दिखाऊं होम राउटर के अंदर यहाँ पे एरर ये वाला, कि अगर एरर आता है तो हमारे पास आ जाए यहाँ पे कंसोल में एरर आए। तो मैं क्या करता हूँ, इस एरर को भी टाइटल के अंदर शो करवा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कि अगर हमारा यहाँ पे अगर हमारे पास एरर आता है तो वो भी वहीं पे आ जाए। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डन, वहाँ पे आ जाए सॉरी। इसको मैंने सेव किया और अब यहाँ पे इसको रिलोड होने दे, फिर ये आ गया हमारे पास सॉरी। समझ आ रही? ये अब हमारे पास सॉरी मैसेज प्रिंट हो गया। अब ये सॉरी क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह की ईमेल हमारे पास एग्जिस्ट करती है। अब इसको रिलोड करेंगे तो डाटा नहीं आया। अब उसको हम चेक किस तरह से करेंगे, अब ये वो भी हमारे पास एक समझ लें एक चैलेंज है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वैलिडेशन ख़त्म हो रही है ना कैच के ऊपर, इसके ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम इसको भी वैलिडेट करवा लेते हैं। अब मैं इसको इसके अंदर भी कर सकता हूँ, इस पासवर्ड के अंदर भी आप लिख लो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं इसके अंदर लिखूँगा तो कोड ज़्यादा हो जाएगा, कोड ज़्यादा मैशअप हो जाएगा और आपको समझ में भी ना आए, क्योंकि सारे जो है कुछ मेरे तरह के होंगे बिगिनर्स, उनको चीज़ों की समझ नहीं आएगी, तो इसलिए कोड ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वैलिडेट नहीं करवा रहा, मैं यहाँ पे नीचे वैलिडेशन लगा देता हूँ। और वैसे भी जब इतना सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा बिल्कुल ठीक तरीके से, लेकिन उसके बाद भी जो नीचे वाला कोड है उसने भी एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि हमारे पास जो सेम ईमेल से डाटा तो सबमिट होगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे लगा दी है उसको वैलिडेशन कि यूनिक हमारे पास ट्रू हो, ऑलवेज यूनिक डाटा है ईमेल का। तो तब ये क्या करेगा, यहाँ पे कोड को भी रीड करेगा और उस रीड करके जो हमारे पास एरर आएगा उसको हमारे पास प्रिंट आउट करवा देगा। आप यहाँ पे भी एरर शो करवा सकते हो, इस पासवर्ड के अंदर भी करवा सकते हो, या उस को पहले लगा के उसके अंदर ये सारा कोड भी लिख सकते हो। पहले मैं इसको ना करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब थोड़ा सा आपने ना समझा जहन को खोल के रखना, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। एक ही दफ़ा मैं 2 घूंट पानी के पी लूँ। जी, तो यहाँ पे हम एक लेंगे कांस्टेंट, और यहाँ पे हम लेंगे कांस्टेंट और इसको मैं नाम दूंगा यूज़र ईमेल, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ अवेट। अब अवेट हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हम एसिंक्रोनस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और जावा जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोमिसेस।
अगर हम प्रॉमिसेस यूज़ ना करें और ये एसिंक्रोनस फंक्शन ना यूज़ करें तो उसके लिए हमें और मेथड लगाना पड़ता है। वो मैं आपको सिखाऊंगा लॉगिन फॉर्म के ऊपर। जब हम लॉगिन फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे ना तब मैं आपको सिखाऊंगा। अवेट, तो जो आप यहाँ पे स्कीमा यूज़ कर रहे हो ये वाला होम स्कीमा, अवेट होम स्कीमा, ये वाला होम स्कीमा, ये वाला, क्योंकि इस होम स्कीमा के अंदर आपका ये टेबल मौजूद है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उस टेबल से वो डाटा गेट करना है, तमाम ईमेल्स को गेट करना है और फिर उनसे बोलना है कि अगर ये जो ईमेल है, अगर ये वाली ईमेल मैच हो रही है किसी के साथ तो ये हमारे पास एरर शो कर दो। अगर हमारे पास ईमेल जो है वो एग्जिस्ट करती है तो एरर आएगा, अगर नहीं करती तो हमारे पास फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। समझ आ रही है इस चीज़ की। तो यहाँ पे यूज़र अवेट होम स्कीमा, होम स्कीमा के बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं डॉट फाइंड वन, डॉट फाइंड और वन, यहाँ पे फाइंड वन। तो वन किस हमारे पास होगा ईमेल, हमारे पास क्या होगा ईमेल फाइंड होगी और वहाँ पे हमारे पास कौन सा डाटा मौजूद है, वहाँ पे हमारे पास ईमेल है। मतलब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ईमेल वाली फील्ड जो है ये वाली, और इसमें से डाटा कौन सा फील्ड हो जो है वो हमारे पास आए, तो यहाँ पे ईमेल। अब ये ईमेल इक्वल है इसके साथ, इस ईमेल के साथ। अब यहाँ पे सिर्फ अगर मैं ईमेल यूज़ कर रहा हूँ तब भी हमारे पास काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं ईमेल और ईमेल दो यूज़ करूँगा। और यहाँ पे अगर हमने डाटा लिखना है तो इसके अंदर हमने करली ब्रैकेट लिखनी पड़ेगी, पहले प्रिंसेस के बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर हम ये चीज़ लगाएंगे ईमेल और ईमेल इक्वल टू ईमेल। ये वाली ईमेल बराबर है इस वेरिएबल वाली ईमेल के साथ जिसके अंदर हम डाटा जो है वो आ रहा है। मिसाल मैं आपको पहले फॉर्म से दिखाता हूँ। जो ईमेल हम यहाँ पे इंटर करेंगे ना, ये हमारी है वेरिएबल वाली ईमेल जो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करके कंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे ये आ रहा है ना आपके पास ईमेल ये वाली, और ये जो आपके पास ईमेल मौजूद है डेटाबेस के अंदर, ये आपके पास मैच कर रही है कि किस फील्ड के साथ आपने डाटा को मैच करना। अब ईमेल के साथ मैं मैच कर रहा हूँ, तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ ईमेल को लेगा। अवेट होम स्कीमा डॉट फाइंड वन ईमेल, और ईमेल के बाद मैं यहाँ पे इसको प्रिंट आउट करवा देता हूँ एक दफ़ा। कंसोल डॉट लॉग में आपके पास प्रिंट आउट करवा के दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर इस तमाम यूज़र मेल जो है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, यूज़र ईमेल को इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे इस वाली ईमेल को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी किया, और यहाँ पे ये वाली ईमेल दी, और पासवर्ड मैं देता हूँ 123 फ़ोन नंबर कोई भी और यूज़र नेम कोई भी, फिर करता हूँ साइन अप किया। अब यहाँ पे आपने सी पैनल में चेक करना है, यहाँ पे टर्मिनल में ये देखें AB नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, और ये आप जितनी भी फील्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं वो सारी फील्ड यहाँ पे आ गई हैं। ये हमारे पास टर्मिनल में। अब इनमें से हमने सिर्फ अगर पासवर्ड को शो करवाना है या ईमेल को शो करवाना है तो उसके लिए लिखूँगा यूज़र मेल डॉट ईमेल। यूज़र मेल अगर नेम लेना डॉट नेम डॉट नंबर डॉट पासवर्ड जो हमने लेना डॉट लगा के उस फील्ड का हमने नाम देना। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ईमेल, इसको सेव किया, सेव करके मैं क्या करता हूँ, इसको एक दफ़ा फिर करते हैं रिलोड यहाँ पे, और साइन अप, और यहाँ पे चेक करते हैं तो ये आपके पास ईमेल आ गई। बाकी फॉर्म उसने सबमिट नहीं किया क्योंकि और भी इसमें बहुत ज़्यादा एरर थे। अब जो ईमेल अगर हमारे पास वहाँ पे ईमेल मौजूद थी तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल शो होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ईमेल यहाँ पे वो देता हूँ जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं थी। यहाँ पे वो ये इस तरह की कोई ईमेल तो मौजूद नहीं ना। अब साइन अप पे क्लिक करता हूँ, साइन अप पे क्लिक किया और यहाँ पे अब देखो एरर आ गया। इस चीज़ की समझ आ रही। अब हमारे पास एरर आ गया तो इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, एरर हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे वैलिडेशन इस तरह से लगाऊंगा कि इफ़ कंडीशन में लगाऊंगा इफ़ ईमेल, अब ये वाली ईमेल कौन सी, ये वाली ईमेल जो हम रिक्वेस्ट करके ले रहे हैं ये वाली, अगर ये वाली ईमेल जो हम ईमेल यहाँ से ले रहे हैं यहाँ से, अगर ये वाली ईमेल इक्वल हो जाती है, अगर बराबर हो जाती है, मतलब हमारे पास जो डाटाबेस में मौजूद ईमेल है उसके, तो यहाँ पे मैं ट्रिपल इक्वल लगाऊंगा। ट्रिपल इक्वल लगवाने के बाद यूज़र मेल, ये वाली यूज़र ईमेल डॉट ईमेल जो मैंने अभी आपको सी पैनल में प्रिंट आउट करवा के दिखाई थी। अब उससे क्या करा, वो स्पेसिफिक ईमेल को ले रहा है यूज़र ईमेल डॉट मेल,
अगर वो डाटाबेस के अंदर मौजूद है तो अगर वो ये दोनों बराबर हो जाती हैं दैन क्या करो, दैन हमारे पास एरर शो करवा दो। वो एरर क्या होगा, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी सारे को और यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मुझे इसमें टाइटल में कुछ भी नहीं चाहिए, पासवर्ड में भी कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरा ईमेल का एरर है, वहाँ पे मैं लिख दूँगा ईमेल इज़ आर रेडी देयर प्लीज़ चूज़ डिफरेंट वन। सेव किया और अब से उस ईमेल को मैं इंटर करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं उस ईमेल को पहले कॉपी करता हूँ, ab@gmail.com कॉपी किया और यहाँ पे इंटर किया, फिर साइन अप और अच्छा हमारे पास अभी किस चीज़ का एरर आ रहा है एक दफ़ा देख लो। इफ़ ईमेल इज यूज़र ईमेल रिस्पॉन्स रजिस्टर टाइटल, अच्छा यहाँ पे हम एल्स भी लगा लेते हैं, एल्स अगर ये कोड सही तरह से वर्क नहीं करता दैन क्या करो, एल्स हमारे पास शो करवा दो एरर। तो यहाँ पे लॉग यूज़ करूँगा console.log और एरर, सेव किया यहाँ पे। और अच्छा शायद पेज को हमने रीलोड ना किया हो, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे ईमेल देता हूँ साइन अप, अच्छा सॉरी आ रहा है इस, और मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ, मैं यूज़र नेम भी दे देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ 123 और साइन अप। अच्छा अब भी इसको ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो इसे एक दफ़ा मैं देखता हूँ कि एरर ये किस चीज़ का आ रहा है। और ये तो एरर मुझे मिल गया। एरर इसका ये है कि ये जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, ये वाला एरर मैं आप बता, इसको सेव करके एक दफ़ा मैं पेज को रीलोड करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे अब अगर यहाँ पे हम जो डाटाबेस में ईमेल मौजूद है ये वाली, अगर इसके साथ इसको वैलिडेट करेंगे तो हमें ये एरर नहीं शो करेगा, बल्कि हमारा कोड एरर करेगा, बल्कि इसके साथ सॉरी आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हम यहाँ पे एरर यूज़ कर रहे हैं रिस्पॉन्स रेंडर रजिस्टर, अब यहाँ पे ये अगेन फिर जो रजिस्टर पेज है उसको ये रेंडर कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हम console.log में ना एरर शो करवा देंगे, करवाना ही है तो वैसे करवाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम करवा देते हैं console.log और इसके अंदर हम लिख देते हैं एरर, समझ रहे यहाँ पे, और इसको डबल कॉलन के अंदर कर दो, सेव किया। अब बाकी अब हम अगर यहाँ पे वैलिडेट करवाएंगे ना, अब हम यहाँ से रीलोड करेंगे तो अब हमारे पास ये पे जो है ना आएगा ईमेल इज़ आर रेडी देयर प्लीज़ चूज़ डिफरेंट वन। अब हमारा कोड जो है ना बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट होगा। आपको तो सोर्स कोड मिलेगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हो। तो मुझे थोड़ी सी देर लगी इसमें से एरर को फाइंड करते हुए कि एरर कौन सा आ रहा था। तो एरर इसमें यह है कि आपने इसमें यहाँ पे आपने कंसोल में एरर देना है और इसमें आपने पेज को रेंडर नहीं करवाना। इस एरर में अगर यहाँ पे आपके पास कोई एरर आता है तो इसको आपने कंसोल में प्रिंट आउट करवाना है, और बाकी जो है आपका यूज़र समय ईमेल वैलिडेशन है उस वो वाला कोड आपके पास वर्क करेगा। इसको आपने इस तरह से यूज़ करना है। अब आप अगर इसमें कोई न्यू डाटा सबमिट करोगे, मिसाल के तौर पर इसमें लिखता हूँ बाबर, फ़ोन नंबर इसमें कोई भी इंटर कर देते हैं, ईमेल में इसमें abc@gmail.com और पासवर्ड में मैं इसमें abc और अगेन abc साइन अप। तो अब हो गया डन। अब अगर हम आएंगे अपने बैकएंड में तो यहाँ पे अगर पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा सेम abc पासवर्ड आ गया और abc@gmail.com, और ये जो हमने नाम दिया था बाबर, आर की जगह मैंने ई डाल दिया, तो ये भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इस तरह से हमारे पास वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल सा इसमें एक एरर था, लेकिन जो कोडिंग है इसमें एरर तो हमेशा आते हैं। विदाउट एरर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकते। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग के इश्यूज़ को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे। एक छोटे छोटे एरर के ऊपर 2-3 घंटे भी सर खपाना पड़ जाता है, फिर भी सॉल्व नहीं होता। तो इसलिए कोडिंग में एरर जो है समय नॉर्मल सी बात है। जिस तरह से मेरे पास आए हैं इस तरह से आपके पास भी आएंगे। अगर आपके पास एरर आएंगे तो
तो एटलीस्ट आपके पास सोर्स कोड मौजूद है। मेरे पास तो वो भी समय मौजूद नहीं था, वो खुद से आलमोस्ट क्रिएट किया है। मतलब उसमें थोड़ा बहुत तो बंदा हेल्प लेता है सीनियर की, या यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के, जिस तरह से आप मुझे देख रहे हो, या ब्लॉग पढ़ के। लेकिन फिर भी ज़्यादा जो है वो मोस्टली जो कोड है हमारा खुद का ही होता है। अब इसमें ये वैलिडेशन एटसेट्रा, अब ये अगर आप सर्च करोगे तो एक ही वीडियो में इतना कुछ कोई भी नहीं बताएगा। कोई एरर किसी और फॉर्म में शो करवा रहा होता है, फिर उसको कंबाइन करके एक वीडियो में कंप्लीट करना और एक वीडियो में बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए मैंने ये ट्यूटोरियल इंशाल्लाह बनाने हैं, और अपकमिंग जो ई-कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉग एटसेट्रा सारे हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो अभी आप जो यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, इसको सीखो। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं कवर करता हूँ कि अब इस डाटा के ज़रिए हम लॉगिन किस तरह से करवा सकते हैं। हम लॉगिन फॉर्म जो है उसे बनाएंगे, ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, तो उसमें हम लॉगिन फंक्शनैलिटी जो है वो अप्लाई करवाते हैं।